हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वीकली करंट अफेयर के बारे में, जो स्टार्ट होगा फ्रॉम September 17 टिल September 20। इट मीन्स दिस वीडियो विल कवर द न्यूज़ ऑफ होल ऑफ दिस वीक। इट मीन्स दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल। नाउ बिफोर आई स्टार्ट, आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट नोट। अगर हमारा चैनल आपकी किसी भी तरह हेल्प कर पा रहा है आपके कॉन्सेप्ट को समझने में, आपकी नॉलेज को एनहांस करने में, आपकी क्यूरियोसिटी को सेटिस्फाई करने में, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप आने वाले सभी वीडियो से अपडेट रह सकें। सो बिना देर किए लेट्स बिगिन अवर सेशन। So the first news is Shanti Niketan, the home of Nobel laureate Rabindranath Tagore, has been added to the UNESCO World Heritage Site list. With this, it has become 41st World Heritage Site in India. इसके पहले रमप्पा टेम्पल इन तेलंगाना और धोलावीरा साइट फ्रॉम गुजरात, ये दोनों थे जो लास्ट ऐड किए गए थे वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में। रमप्पा टेम्पल 39th एंड 40th था धोलावीरा साइट। सो शांति निकेतन इट बिकम्स 41st वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ इंडिया। वी विल गेट इन टू इट्स डिटेल। सो ओरिजिनली ये आश्रम बनाया गया था देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर के फादर हैं, और यहाँ पे सभी के लिए एंट्री अलाउड थी विदाउट एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, irrespective of caste, creed. Anybody could come and spend time meditating on one supreme court. तो यहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। लेटर इट वॉज रविंद्रनाथ टैगोर जिन्होंने इसे स्कूल फॉर्म में अडॉप्ट किया, दैट इज़ ब्रह्मचार्य आश्रम जिसका नाम दिया, एंड लेटर इट वॉज एक्सपांडेड इनटू यूनिवर्सिटी विच वॉज नेम्ड एज विश्व भारती यूनिवर्सिटी. It is important fact for you to note that Vishwa Bharati in Santi Niketan is Bengal's only central university where Prime Minister is Chancellor of the university. And Sundarban National Park, Darjeeling Himalayas Mountain are some of the World Heritage Site from West Bengal. So these were first of all first of our news where we covered all of the facts, who built it, how it was later expanded, who did the expansion work, and location too. Now moving toward our next news. So it is from environment section, that is World Ozone Day. So as you all know, World Environment Day is celebrated on 16th of September each year. ये जो डेट्स वगैरह के फैक्ट हो जाते हैं ना, वो वन डे एग्जामिनेशंस प्लस PCS वगैरह में भी काफ़ी हेल्पफुल हो जाते हैं आपके लिए। नाउ द क्वेश्चन अराइज, हमने 16 सितंबर को ही क्यों चुना वर्ल्ड ओजोन डे को सेलिब्रेट करने के लिए? सो इट वॉज सिलेक्टेड टू कॉमेमोरेट द साइनिंग ऑफ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल. होप यू ऑल नो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है जो कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, ओजोन लेयर के प्रोटेक्शन को लेकर के साइन किया गया है. The aim of Ozone Day celebration is obviously to spread awareness among people about the depletion of ozone layer and the measures that should be taken to prevent it. The theme of this year World Ozone Day is Montreal Protocol, fixing the ozone layer and reducing the climate change. You should remember for it क्योंकि questions आ जाता है कई बार कि थीम क्या रहा है. अगर हम ओजोन लेयर के बारे में जानना चाहें तो इसका जो मॉलिकुलर फार्मूला हो जाएगा वो O3 हो जाएगा, एंड इट एग्जिस्ट इन स्ट्रेटोस्फियर बिटवीन 10 किलोमीटर टू 40 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस. अगर आप लोग 9th-10th की बुक भी उठा के देख लो तो वहाँ पे भी ओजोन लेवल के बारे में डिस्कस किया गया है. नाउ ओजोन अगर वो ग्राउंड लेवल पे है तो वो पॉइजनस गैस की तरह साबित होता है, पर वहीं अगर वो स्ट्रेटोस्फियर पे है 10 किलोमीटर टू 40 किलोमीटर अबव अर्थ सरफेस है, तो वहाँ पे क्या है, ये हमारे लिए एक वरदान के रूप में साबित हो जाता है, बिकॉज इट एब्जॉर्ब्स UV रेज दैट कम्स फ्रॉम सन, और इट सेव्स अस फ्रॉम मेनी ऑफ डिसीज सच एज स्किन कैंसर, आई बर्निंग एक्सेट्रा. नाउ व्हाट इज कॉज ऑफ कंसर्न इज दैट man-made chemicals that contain chlorine and bromine
that reach stratosphere and undergoes a complex series of a catalytic reaction leading to destruction of ozone. These chemicals are called ozone depleting substances. तो यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल लेके आपको समझाऊंगी एंड दैट एग्जाम्पल इज ऑफ CFC. इसका फुल फॉर्म हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन. सो दिस इज़ द केमिकल, मैनमेड केमिकल यूज्ड एज अ कूलेंट, रेफ्रिजरेटर वगैरह में यूज़ किया जाता था कूलेंट के तौर पे. सो इट कंटेन्ड क्लोरीन इन इट which enters into environment and destruct the ozone, and that's why this man-made chemical, that is CFC, could be termed as ozone depleting substance. Now here we are to discuss one of the most important convention related to environment, that is Vienna Convention. Just a minute. सो या इट इज़ वियना कन्वेंशन, जो कि साइन किया गया था 1985. सो कन्वेंशन ये साइन किया गया था फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर. एंड इसी कन्वेंशन के अंदर हम साइन कर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल दैट कम इनटू फोर्स इन 1987, and its aim was to protect Earth's ozone layer by phasing out production and consumption of ozone depleting substance. So you should remember कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किसके लिए बना था? ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस के लिए. इट माइट कम्स एज MCQ एंड कन्फ्यूज़ करने के लिए आपको वो ये दे सकते हैं कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ग्लोबल वार्मिंग या ग्रीन हाउस गैसेस के रिलेटेड था. सो नहीं, वो ग्रीन हाउस गैसेस के रिलेटेड नहीं था, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस के लिए था. ओके, हियर वन ऑफ द क्वेश्चन अराइज की कन्वेंशन और प्रोटोकॉल, इन दोनों में फ़र्क क्या हो जाता है? तो हमने वियना कन्वेंशन भी ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए किया था. फिर 1987 में इतनी जल्दी क्या बात हो गई कि हमने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन किया, एंड दैट इवन फॉर ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, यानी इनडायरेक्टली टू प्रोटेक्ट ओजोन लेयर. सो हियर कन्वेंशन क्या कहता है कि ठीक है, यहाँ पे चीज़ें बताई जाती है कि करेंगे, आप नॉर्मली एग्रीमेंट बातचीत कर रहे हो, बट मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल्स में पूरे कंडीशन बता दिए जाते हैं दैट इट बिकम्स बाइंडिंग अपॉन यू कि ये चीज़ तो आपको करनी ही है. इट वॉज बिकॉज ऑफ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कि हम काफ़ी सारे ओजोन डिप्लीटिंग जो सब्सटेंसेस थे उसको फेज आउट कर पाए हैं. सो being adopted on 15 of September 1987, I think I have made mistake, it should be 16 of September. जैसे कि हमने आगे ही कवर किया कि हम 16 सितंबर को ओजोन डे सेलिब्रेट करते हैं टू कमेमोरेट द साइनिंग ऑफ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल. सो इट शुड बी 16 ऑफ सितंबर 1987 जब ये साइन हुआ था. एंड इट इज़ द ओनली UN treaty that has been ratified by every country on the earth. सो यहाँ पे सभी कंट्रीज़ ने साइन किया है. नाउ to sign an agreement and to ratify an agreement, there is a difference between both of this term. आप सभी ने साइन किया, ठीक है, बट क्या साइन करने से काम हो जाता है? नहीं, आपको उसका पालन करना पड़ता है, एंड उस चीज़ के पालन के लिए आपको नेशनल पॉलिसी बना लेनी पड़ती है जो कि आपके राष्ट्र के अनुकूल हो. सो यहाँ आने के बाद आप उस तरीके की पॉलिसीज़ लागू करते हो. सो दैट इज़ कॉल्ड रेटिफिकेशन. सो थ्रू दिस यहाँ पे हम CFC को फेज़ आउट करते हैं, और उसके बाद ही इसके बाद में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में काफ़ी अमेंडमेंट्स किए जाते हैं जिसके थ्रू अपकमिंग ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस को फेज़ आउट किया जाता है. फॉर एग्जांपल HCFC ले लीजिए आप. एंड या वन ऑफ द मोस्ट रेनाउंड मोस्ट फेमस किगाली अमेंडमेंट. किगाली अमेंडमेंट 2016 में किया गया था, एंड इट्स एम इज़ टू फेज डाउन प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ विच गैस हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, दैट इज़ HFC. सो यहाँ पे कंट्रीज़ को 3 ग्रुप में डिवाइड किया है. वन दोज आर गोइंग टू फेज इट आउट बाय 2030, another one 2036, and another one are who are going to phase it down by 85% till 2047. So yeah, India come in the third grouping जहाँ पे 2047 तक 85% ऑफ HFC को आपको फेस आउट कर लेना है.
So our another news is related to State of Art Convention Center Yashobhumi. So Yashobhumi is India's new world-class convention center, which is located in Dwarka, New Delhi. It is one of the largest MICE having facilities, that is meeting, incentives, conference and exhibition facility. ये भारत मंडपम के बाद में दूसरा ऐसा कन्वेंशन सेंटर है विद वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी फॉर एग्जीबिशन एंड कॉन्फ्रेंस इन इंडिया। भारत मंडपम हाल ही में न्यूज़ में रहा है क्योंकि वहाँ पे ही G20 की 18th समिट हुई, जो कि इंडिया में हेल्ड की गई, इंडिया की प्रेसिडेंसी में हेल्ड की गई थी। सो ऐसे आर्ट ऑफ स्टेट ऑफ आर्ट कन्वेंशन सेंटर बनाने का मतलब क्या फ़ायदा हो सकता है, बेनिफिट्स क्या होते हैं इसके। फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल बी हेल्पफुल फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। सो द फैक्टर दैट वुड कंट्रीब्यूट फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ आर, ये काफ़ी सारे एग्जीबिशंस, सेमिनार्स, वर्कशॉप्स, बिजनेस सेमिनार्स वगैरह के लिए काम आएगा, विच विल ऑब्वियसली अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इट। इससे हमारा इंफ्रा डेवलप होगा एंड ऑब्वियसली ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली काफ़ी सारी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेगा। So here, Ministry of Agriculture has launched Kisan Green Portal. Its aim is to give farmers subsidized loan under किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम। सो ऑब्वियसली पहले से जो स्कीम चली आ रही है उसी को थोड़ा बेहतर, उसकी इफ़ेक्टिविटी को, इम्प्लीमेंटेशन को ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए किसान ऋण पोर्टल लॉन्च किया गया है, ताकि उसके द्वारा, उसके हेल्प के द्वारा हम सब्सिडाइज लोन प्रोवाइड कर सके फार्मर्स को। This portal will offer comprehensive view of farmers' data, scheme utilization, progress कितना रहा है, loan disbursement specifics and interest subventions claim to increase seamless integration with banks for more effective and efficient एग्रीकल्चर क्रेडिट। सो ऑब्वियसली गवर्नमेंट जो फिनेंशियल असिस्टेंस फार्मर तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं वो सही से इम्प्लीमेंट हो जा रहा है, वो देखने के लिए किसान ऋण पोर्टल एक ज़रिया बनने वाला है। And one of the another system that has been launched is weather information network data system, which will help the stakeholders to give actionable insights. So इस डेटा को देख करके जितने भी स्टेक होल्डर्स इससे जुड़े हुए हैं वो एक्शनेबल इंसाइट्स दे सके अपनी, जो कि एग्रीकल्चर के रिलेटेड होगा। कि मतलब अब अगर ये वेदर जा रहा है तो आपको ये चीज़ करनी चाहिए, उस हिसाब से कुछ इस तरीके का। इन द सेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर। मूविंग टुवर्ड अवर अनदर न्यूज़, it is related to Rashtriya Vigyan Purushkar. So government has constituted new awards that is related to Vigyan, that is science. So it has been constituted to felicitate scientists, technologists and the innovators. देर आर 4 कैटेगरीज। ये सभी कैटेगरीज आपको ध्यान में रखनी है और ये कैटेगरीज एक दूसरे से किस तरीके से डिफरेंस है वो भी आपको ध्यान में रखना है। यूपीएससी और काफ़ी सारी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी अवार्ड्स को लेकर के क्वेश्चंस बनते हैं, तो अगर आप अपने दिमाग में इस चीज़ों को लेकर के क्लियर रहते हैं तो आप वो क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर पाएंगे। सो द फर्स्ट कैटेगरी इज़ विज्ञान रत्न, विच विल बी फॉर lifetime achievement of scientist. The another one is Vigyan Shri, which will recognize distinguished contribution to the field. And another one is विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनाकर, जिसका एम रहेगा कि जो भी यंग साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन किया है उनकी फील्ड के अंदर, साइंस की फील्ड के अंदर, उन्हें पुरस्कार, उन्हें सम्मानित कर। And the last one is Vigyan team, which will recognize the team of 3 or more for the scientific innovative technologist work they have done. जनरली आई प्रेफर टू एडवाइस कि एकदम जो ये नंबर वाइज डेटा है बहुत सारे होते हैं, आप याद नहीं कर सकते हो, बट फिर भी कुछ स्पेसिफिक्स अवार्ड्स होते हैं जो हाईएस्ट ऑनर वाले अवार्ड होते हैं, जैसे भारत रत्न ईयरली कितने दिए जाते हैं, पद्मश्री का ऐसा कुछ है कैटेगरी की, उनको ईयरली डिफ़ाइन किया गया है, इतना ही दिया जाएगा। वैसे उतना डिफरेंस आपको ऊपर ऊपर का थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। आई ऑब्वियसली अंडरस्टैंड कि आप सभी याद नहीं कर सकते हो, सभी फैक्ट्स एंड फिगर्स,
तो कुछ कुछ मतलब आपको आइडिया होना चाहिए कि हाँ इसके अंदर कैटेगरी डिफाइन की गई है एटलीस्ट वो, ताकि अगर आप अपना अप ऑफ दी चीज़ें यूज़ करते हो तो आप आंसर किसी तरह सही कर सकते। सो हियर इट गोज एज देर विल बी ओनली 3 विज्ञान रत्न। हम पहले ही देख चुके हैं कि विज्ञान रत्न किसको मिलेगा, लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए है 25 विज्ञान श्री जिन्होंने एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन दिया है, 25 विज्ञान युवा जहाँ पे हमने देखा यंग साइंटिस्ट को दिया जाएगा ये अवार्ड, एंड 3 विज्ञान टीम 3 या मोर लोगों की हो सकती है। सो यहाँ पे विज्ञान रत्न 3 दिए जा रहे हैं, विज्ञान श्री 25, अगेन विज्ञान यंग जो युवा जो हैं वो 25 दिए जा रहे हैं, और विज्ञान टीम के लिए सिर्फ 3 दिए जा रहे हैं। यहाँ पे विज्ञान युवक अवार्ड जो है उसके लिए एज लिमिट डिफाइन की गई है, दैट इज़ ऑफ 45 ईयर्स। ऑब्वियसली आप वो टर्म समझ सकते हो कि युवा के लिए है, तो एक एज लिमिट यहाँ पे डिफाइन की गई है। This award can also be given to PIOs, that is person of Indian origin. However, only one PIO can receive the विज्ञान रत्न अवार्ड, जो कि 3 दिए जा रहे थे। विज्ञान रत्न अवार्ड 3 दिए जा रहे हैं, उसमें से एक हम किसी PIO को दे सकते हैं। वैसे ही 3 PIOs कैन बी सिलेक्टेड फॉर बोथ विज्ञान श्री एंड विज्ञान युवा, जहाँ पे हम 25 ईयरली देने वाले हैं। विज्ञान श्री भी 25 मिलेगा, विज्ञान युवा भी 25 अवार्ड्स जारी किए जाएंगे। इन दोनों में ही 3 PIOs को दिया जा सकता है। एंड ये जो अलग से एक्सेप्शन दिए जाते हैं ना, इन्हें बड़ा ध्यान से याद किया कीजिए, दैट PIOs आर नॉट एलिजिबल फॉर विज्ञान टीम अवार्ड। यानी जो विज्ञान टीम अवार्ड है उसके लिए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो हैं वो एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। इस अवार्ड की अनाउंसमेंट नेशनल टेक्नोलॉजिकल डे दैट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन May 11 उस दिन की जाएगी, और ये अवार्ड सेरेमनी नेशनल स्पेस डे दैट इज़ अगस्त 23, हाल ही में जब हमारे चंद्रयान 3 ने मून के साउथ पोल, फार ऑफ साउथ पोल में लैंड किया, तो फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा कि इस दिन को हम मनाएंगे, याद रखेंगे नेशनल स्पेस डे के तरीके से। सो ये जो अवार्ड ये हैं राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार जो लॉन्च किए गए हैं, उन्हें नेशनल स्पेस डे के दिन ही अवार्ड सेरेमनी के दिन दिया जाएगा। सो द अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक इज़ एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स। दिस टॉपिक्स कम अंडर इकोनॉमिक सेक्शन। इसके जो डेटा हैं काफ़ी सरप्राइजिंग है, बिकॉज यहाँ पे इस बार तमिलनाडु हैज़ टॉप दिस इंडेक्स, जहाँ की हर बार से मतलब गुजरात में पिछले कई बार से गुजरात को देखा जा रहा था। गुजरात हैज़ बीन ऑन द टॉप, नाउ द प्लेस हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय तमिलनाडु। सो तमिलनाडु टॉप्स द इंडेक्स विच इज़ फॉलोज्ड बाय महाराष्ट्र एंड कर्नाटका, एंड गुजरात की जो रैंक है काफ़ी नीचे आ चुकी है, दैट इज़ इट इज़ इन 4th स्लॉट। कैटेगरी वाइज स्टेट्स को देखने जाए तो हिमालयन स्टेट्स के अंदर उत्तराखंड ने टॉप किया है, लैंडलॉक रीजन के अंदर हरियाणा ने टॉप किया है, यूनियन टेरिटरी के अंदर गोवा का फर्स्ट रैंक रहा है, फॉलोड बाय जम्मू एंड कश्मीर। सो बेसिकली एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स है क्या? सो इट इज़ अ टूल विच मेजर द एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज। इसके 4 पिलर रहे हैं, जिसके बेसिस पे इन 4 पैरामीटर, इन 4 पिलर के बेसिस पे ही हर स्टेट्स की रैंक जारी की जाती है। सो यू मस्ट रिमेंबर द पिलर्स: पॉलिसी पिलर, बिजनेस इकोसिस्टम, एक्सपोर्ट इकोसिस्टम, एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस। सो किसी भी जो स्टेट या यूटी हैं उनकी पॉलिसी कैसे रही है, पॉलिसी एक्सपोर्ट को लेकर के कैसी रही है, वहाँ पे बिज़नेस इकोसिस्टम कैसा है। अगर बिज़नेस इकोसिस्टम बहुत ज़्यादा अच्छा होगा तो ऑब्वियसली ट्रेड चीज़ें बढ़ेंगी। उसी तरीके से एक्सपोर्ट इकोसिस्टम किस तरीके का है, ज़्यादा डोमेस्टिक कंजप्शन को ही बढ़ावा दिया जा रहा है या एक्सपोर्ट को भी बढ़ावा दिया जा रहा है, एंड ऑब्वियसली लास्ट में हम एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस को एनालाइज करेंगे। तो यहाँ पे हमने 4 पिलर डिस्कस किए हैं, दैट इज़ पॉलिसी पिलर, बिजनेस इकोसिस्टम, एक्सपोर्ट इकोसिस्टम, एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस। आप पिलर्स को इसी तरीके से याद कर सकते हैं, क्योंकि कई बार क्या होते हैं जो भी आप इंडेक्स निकलता हुआ देखते हैं, जैसे मल्टी डिमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स वो भी निकलता है, उसके भी कुछ डायमेंशंस होते हैं, 3 डायमेंशन, और उसको कैटेगराइज किया गया है। तो आप
उन्हें याद कैसे कर सकते हैं? तो अपने तरीके से उसका रीज़न जोड़ लीजिए। बेसिकली नो डाउट जो भी इंडेक्स फॉर्म हो रहे हैं उनका रीज़न होता है कि पॉलिसी पिलर्स वो क्यों जोड़ रहे हैं। तो उसे अपने तरीके से थोड़ा समझ लीजिए ताकि आप उसे कनेक्ट कर पाएँ कि ठीक है, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स है तो यहाँ पे पॉलिसी तो चेक करनी ही पड़ेगी, किसी की स्टेट की पॉलिसी कैसी रही है। हमें ये तो देखना ही पड़ेगा कि वहाँ बिज़नेस इकोसिस्टम कैसा है। बिज़नेस इकोसिस्टम अच्छा होगा तो ऑब्वियसली ट्रेड को बढ़ावा मिलेगा। एक्सपोर्ट इकोसिस्टम कैसा है, पॉलिसी, बिजनेस, एक्सपोर्ट। और फिर हम देख रहे हैं कि एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस कैसा रहा है। किसी स्टेट है, तीनों ही, कई सारे स्टेट हैं जिन्होंने तीनों में ही अच्छा परफॉर्म किया है पर फिर भी एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस में कोई एक आगे निकल जा रहा है। So this way you could remember these pillars. Okay, so we are here to cover our another news, that is PM Vishwakarma scheme that has been launched on 17 of September on Vishwakarma Jayanti. तो इस स्कीम के बारे में मैंने सेपरेट वीडियो बना दिया है, जो चाहे वो वहाँ पे देख सकते हैं और यहाँ इसे अगर आपने देख लिया तो इसे स्किप कर सकते हैं। मेरा इसे यहाँ पे जोड़ने का सिर्फ यही मकसद है क्योंकि काफ़ी सारे लोग मतलब सेपरेट वीडियो नहीं देखना चाहते, उतना डीप में नहीं जानना चाहते हैं, तो वो या ये देख सोचते हैं कि वीकली करंट अफेयर है उसमें ही सब हो जाएगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिया है इसे। सो इट विल बी इम्प्लीमेंटेड बाय MSME, that is Ministry of MSME, that is Micro, Small and Medium Enterprise. You should remember that it is a kind of a central sector scheme. मैंने आपको बार बार ये डिफ्रेंशिएट किया है कि सेक्टर स्कीम और स्पॉन्सर स्कीम क्या होती है। It aims to support artisan and crafts people by strengthening their practices, the family practices that they follow, the tradition skills that they possess. तो वो जो प्रोडक्ट सर्विसेज देते हैं उसको बेटर करना और उसकी रीच को ज़्यादा पहुंचा पाना, ज़्यादा रीच को ज़्यादा एक्सेसिबल कर पाना, ये इस स्कीम का टारगेट रहेगा। यहाँ पे 18 ट्रेड्स कवर किए जाते हैं। सो यहाँ पे कुछ इस स्कीम के फीचर्स है जहाँ पे द आर्टिस्ट एंड क्राफ्ट्स पीपल विल बी रिकॉग्नाइज्ड थ्रू द विश्वकर्मा सर्टिफिकेट एंड आईडी कार्ड। सो एज आई टोल्ड यू कि इसका एम है उनके स्किल्स को स्ट्रेंथन करना। तो किस तरीके से की जाएगी? सो दे विल बी प्रोवाइडेड स्किल अपग्रेडेशन ट्रेनिंग। पहली बेसिक ट्रेनिंग दी जाएगी 5 से 7 दिन की और उसके बाद एडवांस ट्रेनिंग ऑफ 15 डेज और मोर विद स्टाइपेंड ऑफ 500 पर डे। Obviously, they will get incentive for digital transaction, marketing support and recognition as an entrepreneur. क्योंकि हम जो भी ये ट्रेड्स हैं, कारपेंटर्स, टॉय मेकर्स, बार्बर्स, ये जितने भी विश्वकर्मास को इसके अंदर इंक्लूड किया गया है, जो हमने देखा 18 ट्रेड्स है जिनको इंक्लूड किया गया है, वो कभी इनफॉर्मल से रह जाते हैं। सो दिस स्कीम विल ऑन बोर्ड द बेनिफिशरीज ऑन उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म और वो रिकॉग्नाइज किए जाएंगे एज एंटरप्रेन्योर इन अ फॉर्मल MSME इकोसिस्टम। ऑब्वियसली टूल किट की बात की जा रही है, सो 15,000 तक की टूल किट इन्हें प्रोवाइड की जाए। एंड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर है इसका, सो दे विल बी प्रोवाइडेड क्रेडिट सपोर्ट बट इन कोलेट्रल फ्री, अ काइंड ऑफ कोलेट्रल फ्री क्रेडिट सपोर्ट, जहाँ पे इन्हें कुछ भी सबमिशन नहीं करवाना है, कुछ सबमिट नहीं करवाना है, कुछ देना नहीं है। ठीक है कि भाई आप हमें लोन दे रहे हो तो इसके बदले में ये चीज़ सेफ्टी के लिए रख सकते हो। जैसे कि बैंक करते हैं कि अगर वो किसी को बड़ा अमाउंट का लोन दे रहे हैं या लोन दे रहे हैं तो वो किसी के असेट्स को अपने पास रखते हैं, सबमिट रखवाते हैं। सो उसे हम कोलेट्रल कहेंगे। कोलेट्रल लोन लिया गया, सिक्योर लोन लिया गया बैंक के लिए, वो सिक्योर्ड है क्योंकि अगर वो लोन का अमाउंट आप पे नहीं कर रहे हो वापस तो वो असेट को सेल आउट करके वो अपने अमाउंट को रिकवर करने की कोशिश करती हैं। बट यहाँ इस स्कीम के अंदर कोलेट्रल फ्री सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा विश्वकर्मास को एंड दैट इज़ अप टू 3 लाख। बट यहाँ पे 2 ट्रांस बनाए गए हैं, दैट इज़ ऑफ फर्स्ट ऑफ 1 लाख एंड अनदर वन इज़ ऑफ 2 लाख। सो जो फर्स्ट लोन है, फर्स्ट ट्रांसिक ऑफ लोन ऑफ दैट इज़ ऑफ 1 लाख, वो आपको बेसिक ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद दिया जाएगा। और वो ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद आप वो जो पहला लोन ले रहे हो उसके अमाउंट को ऑब्वियसली बहुत ही
लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिया जाएगा, दैट इज़ ऑफ 5%। तो आप उस चीज़ को चुका रहे हो, ये चीज़ देखते हुए कि आपका जो बिज़नेस है वो चल रहा है, आपको दूसरा लोन दिया जाएगा ऑफ 2 लाख। सो हमारा अनदर न्यूज़ है रिलेटेड टू स्टैच्यू ऑफ वननेस। स्टैच्यू ऑफ वननेस इनाग्रेट की गई है मध्य प्रदेश के सीएम के द्वारा। एंड दिस स्टैच्यू ऑफ वननेस किससे रिलेटेड है, किसके लिए या किसकी है? सो दैट इज़ ऑफ आदि शंकराचार्य। यू शुड रिमेंबर, जितने भी स्टेच्यूज बनाए जा रहे हैं उनको नाम ये क्या दिए जा रहे हैं। आई थिंक कुछ टाइम पहले ही एट नाथ द्वारा इन राजस्थान स्टैच्यू ऑफ बिलीफ बनाया गया है, दैट इज़ वो जो स्टैच्यू है वो महादेव जी की है। यहाँ पे जो स्टैच्यू है, स्टैच्यू ऑफ वननेस जिसे नाम दिया जा रहा है, वो आदि शंकराचार्य की है। लोकेशन एट ओमकारेश्वर, मध्य प्रदेश। ओमकारेश्वर काफ़ी रिलीजियस पर्सपेक्टिव से भी फेमस है, जाना जाता है। सो हियर द स्टैच्यू डिपिसाइड्स शंकराचार्य एज एन 12 ईयर ओल्ड। ऐसा माना जाता है कि वो वहाँ पे जाके 12 ईयर ओल्ड थे जब वो वहाँ गए और उन्होंने संन्यास लिया। तो कुछ इसी एज में उनकी जो स्टैच्यू है वो बनवाई गई है। मतलब स्टैच्यू उनके यंग एज को दर्शा रही है। सो इट इज़ द फैक्ट दैट गवर्नमेंट, एमपी की जो गवर्नमेंट है वो काफ़ी टाइम से ओमकारेश्वर टाउन के ऊपर बहुत सारा इन्वेस्टमेंट कर रही है, जो कि लोकेटेड है मानधाता आइलैंड पे। यू शुड रिमेंबर ये जो लोकेशन बताई जा रही है as an important tourism circuit along with Ujjain, Maheshwar and Mandu religious towns. So this Mandata island is basically on Narmada river and it is considered as important religious destination. आपको पता हो तो ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग होते हैं, 12 ज्योतिर्लिंग है, उसमें से ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग वहाँ पे सिचुएटेड है। तो उस तरीके से रिलीजियस पर्सपेक्टिव से ये प्लेस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। Now, if we talk about Adi Shankaracharya, so he lived between 788 to 820 AD. He was born in Kerala's Kaladi, that is situated on bank of Periyar river. जो फिलोसॉफी उन्होंने फॉलो की थी दैट इज़ ऑफ नॉन ड्युअलिज्म और द्वैत वेदांत। नॉन ड्युअलिज्म फिलोसॉफी में क्या माना जाता है कि आत्मा और ब्रह्मा ये दोनों अलग अलग नहीं हैं, ये एक ही हैं। यहाँ पे उनकी कुछ वर्क्स के बारे में बताया, दैट इज़ ब्रह्मा सूत्र भाष्य, विवेक चूड़ामणि एंड आत्मबोध। सो क्योंकि ये हाल ही में न्यूज़ में है तो आपको ये उनके वर्क्स रिमेंबर करने चाहिए, याद करने चाहिए। सो अनदर न्यूज़ इज़ फसाई हैज़ रिकॉग्नाइज्ड मिथुन एज फूड एनिमल। सो यहाँ पे फूड एनिमल ये किसे कहा जाता है, ये टैग किसे दिया जाता है वो हम देख। सो द साइंटिफिक नेम ऑफ मिथुनस बॉस फ्रॉन्टालिस, जो कि सोल्ड किया जाता है, उनका मीट सोल्ड किया जाता था ओनली फॉर वेरी स्पेशल ओकेजन सच एज फेस्टिवल एंड वेडिंग। सो अभी फूड एनिमल अगर डिक्लेयर किया जाता है फसाई के द्वारा तो उससे क्या फ़ायदा होगा? सो इट विल हेल्प फार्मर्स एंड ट्राइबल विलेज कम्युनिटीज़ एज दे कैन नाउ सेल मिथुन मीट फॉर कमर्शियल पर्पस ऑल्सो। अगर फूड एनिमल कहा जा रहा है फसाई के द्वारा, ये सर्टिफाई किया जा रहा है कि ये फूड एनिमल है, यानी इसे खाया जा सकता है, एकदम हेल्थ के लिए ठीक है। अगर ऐसा कोई सर्टिफाई कर देता है आपको, तो कमर्शियल पर्पस से भी आप क्या कर सकते हो, उसे सेल आउट कर सकते हो। तो क्या ये पहले कमर्शियल पर्पस से सेल आउट नहीं हो सकती थी? हो तो सकती थी, बट मान लीजिए बाज़ार में कोई कुछ भी बेचने आ जाएगा तो आप कुछ भी नहीं ले लेते हो, राइट? सो किसी चीज़ को कुछ सर्टिफिकेशन मिला है तो आप उसके बारे में ज़्यादा जानते हो, आप तसल्ली करते हो कि ठीक है, दिस इज़ ईटेबल, दिस इज़ एडिबल। सो यहाँ पे ये फूड एनिमल की जो कैटेगरी के अंदर मिथुन को रखा जाता है, सो उसकी वजह से इसका जो कमर्शियल डिमांड है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, ये देखा जाए। You should remember it that it is state animal of both अरुणाचल प्रदेश एंड नागालैंड। सो वो जो मिथुन है, जो ब्रॉस फ्रॉन्टालिस है, वो अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड का स्टेट एनिमल है। ऐसे ही आप काफ़ी सारे स्टेट एनिमल्स को भी याद रखा कीजिए, जैसे स्नो लेपर्ड जो है वो हिमाचल प्रदेश का स्टेट एनिमल है। उसी तरीके से जो स्ट्रैग है वो जम्मू एंड कश्मीर का स्टेट एनिमल है। तो यहाँ पे जो बॉस फ्रॉन्टालिस है वो इट इज स्टेट एनिमल ऑफ बोथ अरुणाचल प्रदेश एंड नागालैंड। So here ICR has launched
ANITRA app to register Mithun farmers as a buyer and seller with the aim to help them to do business at competitive prices. So here is our another news, that is FME रिकॉग्निशन स्टेटस टू नेशनल मेडिकल कमीशन। तो हम यहाँ देखेंगे कि ये रिकॉग्निशन मिलने से नेशनल मेडिकल कमीशन को क्या फ़ायदा होने वाला है, ये WFME रिकॉग्निशन है क्या और नेशनल मेडिकल कमीशन क्या है। So here National Medical Commission has been granted the World Federation for Medical Education। WFME का फुल फॉर्म है वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेडिकल एजुकेशन रिकग्निशन स्टेटस फॉर रिमार्केबल टेन्योर ऑफ 10 ईयर। तो ये रिकग्निशन 10 साल के दी गई है। इसके तहत इससे बेनिफिट क्या होगा, जितने भी एग्जिस्टिंग मेडिकल कॉलेजेस 706 एग्जिस्टिंग मेडिकल कॉलेज हैं वो भी नेशनल मेडिकल कमीशन के रिकग्निशन पाने के बाद इवन दे वुड बी नाउ बिकम WFME एक्रीडेट। एंड उसी के साथ साथ जितने भी नए मेडिकल कॉलेजेस इस्टेब्लिश किए जाएंगे इन दी कमिंग 10 ईयर, क्योंकि टेन्योर जो रिकग्निशन का है, रिकग्निशन स्टेटस का है, वो 10 ईयर का है। तो जितने भी कॉलेजेस न्यू मेडिकल कॉलेज सेटअप किए जाएंगे विद इन दी टेन्योर ऑफ कमिंग 10 ईयर, वो भी अपने आप ही इस स्टेटस से क्रेडिट कर दिए जाएंगे। So what will be benefit of this recognition? So it will enable our Indian medical graduates, तो हमारे इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं वो परस्यू कर सकते हैं अपनी पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग एंड प्रैक्टिसेस इन अनदर कंट्रीज दैट रिक्वायर सच WFME रिकग्निशन। यानी बहुत सारी कंट्रीज़ है जहाँ पे आपको अगर पोस्ट ग्रेजुएशन परस्यू करना है या फिर मेडिकल प्रैक्टिसेस परस्यू करनी है तो उसके लिए आपके पास WFME रिकग्निशन स्टेटस या उस स्टेटस हासिल की हुई इंस्टीट्यूट से पास आउट करता हुआ सर्टिफिकेशन होना चाहिए। तो क्योंकि इंडिया के नेशनल मेडिकल कमीशन को ये स्टेटस मिल चुका है, यानी कि उसके अंदर रहने वाली सभी 706 कॉलेजेस को भी मिल जाएगा। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो उससे ग्रेजुएट होकर के निकलेंगे, अगर वो पोस्ट ग्रेजुएट करना चाहते हैं, परस्यू करना चाहते हैं पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग या प्रैक्टिस परस्यू करना चाहते हैं दूसरी कंट्रीज़ में जहाँ पे ये बैरियर था अभी तक कि आपको WFME का रिकग्निशन स्टेटस लेके ही आना पड़ेगा, सर्टिफिकेशन लेके ही आना पड़ेगा, सो वो बैरियर अब हट जाता है। कहाँ कहाँ पे था ये ऐसा बैरियर? US, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड।